हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 का रिवीजन करने वाले हैं। ये वीडियो बेसिकली सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कि 12th का रिवीजन होना है अभी। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो पार्ट रिवाइज करेंगे जो कि हमारा गॉस लॉ और ये फ्लक्स के पहले का जितना भी पार्ट है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, कूलम्स, ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में रिवाइज करने वाले हैं। ठीक भाई, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ बेसिकली कूलम्स लॉ क्या होता है अपन जानते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अगर इसमें वेक्टर फॉर्म की बात करी जाए तो वेक्टर फॉर्म किस तरह से लिख सकता है? के Q1 Q2 बाई मॉड R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1। ठीक है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक भाई, कूलम्स लॉ बताता है क्या है? कूलम्स लॉ बताता है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक, इस पे कुछ सवाल बन जाते हैं। सवाल किस तरह से बन सकते हैं, एक आइडिया दे दे रहे हैं। ठीक है, मान लो एक रॉड रखी हुई है, इस रॉड की लेंथ लैम्डा है। इस पे पहले एक वीडियो बन चुका है, अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता तो उस वीडियो से आप सीख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में है वो। अब देखो, मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ, दूसरा चार्ज, तो इनके बीच में किस तरह से फोर्स लगता है। सपोज एक रिंग बनी हुई है, हाफ रिंग है और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। इस सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे कितना फोर्स लगता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम्स लॉ की हेल्प से। तो इस तरह से काफी अच्छे अच्छे सवाल इस पे बन सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगली चीज इसमें क्या पूछी जाती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या बातें करते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लेट अस सपोज एक पॉइंट चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेंगे तो E इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है KQ बाई R स्क्वायर। ठीक, अगली चीज, अगर हमसे बोला जाए कि वायर, एक हमारे पास रॉड है जिसपे लैम्डा कूलम पर मीटर इतना चार्ज है, इससे एक डिस्टेंस r पर बताना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर अपर एंड थीटा 1 डिग्री एंगल बना रहा है और ये थीटा 2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा ई हॉरिजॉन्टल और एक होता है हमारा ई वर्टिकल। ई हॉरिजॉन्टल की वैल्यू क्या होती है? 2k लैम्डा बाई r इंटू कॉस थीटा 2 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। एक काम जरूर करना, अगर आप साथ साथ लिख रहे हो तो जब तक मैं ये लिख रहा हूं तब तक आप नोट्स में लिखो बिना देखे। जब नहीं याद आ रहा तो अपने वीडियो से देख के लिखो। ठीक है ना। ई वर्टिकल बेसिकली मेरा पेन चलना, मेरी चौक चलनी चाहिए, उसके साथ में उसके पहले आपका पेन चल जाना चाहिए। अगर नहीं याद आ रहा तो साथ में लिख लो उसके। ठीक है ना। ई वर्टिकल क्या होता है? 2k लैम्डा बाई r इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद क्या बात होती है इसमें, अगर हम इस वायर की लेंथ को इंफिनिटी कर दे, अगर इंफिनिटी कर देंगे तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों की वैल्यू हो जाती है हमारी 90 डिग्री, यानी ये वैल्यू हो जाती है 2, यहाँ पे 2 नहीं होता है, ये लैम्डा बचा। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हो जाती है 2, यानी इंफिनिटी के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आ जाएगा? ई हॉरिजॉन्टल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगी ऊपर की वैल्यू 2k लैम्डा बाई r। ठीक है ना, और ई वर्टिकल कितना हो जाएगा? ये साइन 90 कॉस 90, ये कॉस 90, दोनों की वैल्यू 0 0 0 हो गई, ये हो गया 0। 2k लैम्डा बाई r और ये 0 इंफिनिटी के केस में। अगर सेमी इनफाइनाइट की बात करी जाए तो एक एंगल हो जाता है हमारा 90 डिग्री और दूसरा एंगल हो जाता है हमारा 0। जब ये हो जाता है तो ऊपर वाले ये क्वांटिटी हो जाएगी हमारी 1 और ये क्वांटिटी हो जाएगी हमारी cos थीटा 2 की वैल्यू रखेंगे 0, तो नहीं हो गई 1, यानी ये भी बचा हमारा k लैम्डा बाई r और ये भी बचा k लैम्डा बाई r। ये केस कब था? जब हमारा वायर हमारा इनफिनिट था। अगर सेमी इनफाइनाइट है तो क्या हो जाएगा? ई हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ई वर्टिकल इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर। बात क्लियर है तक? इसके बाद अगर अपन बात करें एक रिंग की, फटाफट जल्दी जल्दी से बातें करते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग की बात करें तो मान लो कि फुल रिंग है, इस रिंग के सेंटर पे इसमें लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज है, रेडियस r है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हमारा 0, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक, क्योंकि हर कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इसकी वजह से इस सारे कंपोनेंट की वजह से यहाँ आया तो इसका अपोजिट कंपोनेंट जरूर होगा, यानी ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैंसिल आउट हो जाते हैं हमारे, तो 0 आता है। लेट अस सपोज एक हाफ रिंग है, तो हाफ रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे आता है, वो किसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r इनटू, सॉरी 2k लैम्डा बाई r, सिंपल। यहाँ तक बात क्लियर? आई होप दिस इज करेक्ट। हाँ ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। इसके बाद आगे बात क्या करेंगे अपन, ये तो बात हो गई हाफ रिंग की। अगर बोल दिया जाए एक सिंपल आर्क दिया हुआ है थीटा डिग्री में, ये थीटा डिग्री का एक आर्क है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इसका जो सेंटर होता है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई रेडियस r मान लो बाई r इनटू साइन थीटा बाई 2। बात क्लियर, साइन थीटा बाई 2, ठीक भाई। अगली चीज, ठीक, ये यहां तक आ गया। अगला इसमें हमारा क्या आएगा, देखो फुल रिंग हो गई, हाफ रिंग हो गई, एक आर्क हो गया। यहां तक अगर बात क्लियर हो तो एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अपन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सेस। एक्सेस के लिए क्या करते हैं, अगर एक्सेस की बात कर रहे हैं तो एक्सेस ऑफ अ रिंग के लिए क्या निकालते हैं, ई की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी के क्यू इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी ए स्क्वायर और 3/2। यहाँ पे ए और आर क्या है, लेटर सपोज ये हमारी रिंग है, ये हमारी दूरी ए होती है और ये हमारा डिस्टेंस, इसकी रेडियस आर है, तो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारा ये होता है। यहाँ तक बात क्लियर, याद रखना सारे फॉर्मूले आपको। अगली चीज हमारी आती है डिस्क। डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो लेटर सपोज ये हमारी डिस्क थी, ये हमारी एक डिस्क है, डिस्क की वजह से यहाँ पर अगर ए डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है इस जगह पर E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस ए बाई अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, बेसिकली ये बात देखो, इसमें करने का तरीका क्या होता है, अगर आपको यहाँ थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, क्या होगा इसमें, आर डिस्टेंस पर जाके एक डीआर की एक रिंग काटेंगे, इस डीआर की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। जब रिंग का कैलकुलेट करते हैं, रिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, पूरी रिंग पर इंटीग्रेट कर देंगे। बात क्लियर? किस तरह से एक एलिमेंट लेते हैं, मान लो थीटा पे जाके एक डी थीटा का हमने एलिमेंट ले लिया, इस तरह से इसमें एलिमेंट लेते हैं। ठीक भाई, आगे चलते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। अब चलता है, देखो हमने बात किस पे कर ली, हमने बात कर ली फोर्स पे यानी कूलम्स लॉ पे, हमने बात कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड पे, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, बेसिकली अगर कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉर्म करने में जितनी एनर्जी यूज हुई है वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सिस्टम को फॉर्म करने में यूज की गई एनर्जी, ठीक है ना। तो अगर हम मान लो दो चार्जेस लगाएं, ये मान लो Q1 चार्ज, ये मान लो Q2 चार्ज, इसको फॉर्म करने में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। बात ये है हमारा K Q1 Q2 बाई R। अगर हमसे बोल दिया जाए एक सिस्टम है फॉर्म करना है, इसमें ये तीन चार्जेस से मिलकर बना है, एक ये एक ये एक ये मान लो Q1, ये मान लो Q2, ये मान लो Q3, ठीक है ना। सारी R डिस्टेंस पे हमको रखना है, तो करने का तरीका आपको याद रखना है। इसी तरह से हम कितने भी हमारे चार्जेस का सिस्टम बनाए इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले इस चार्ज को लाओ Q1 को, ठीक, इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी वो कितनी होगी, 0, क्योंकि इसके चारों तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। जब दूसरे चार्ज को लाएंगे Q2 को ए डिस्टेंस पर, इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसको U1 वाले उसको U2 लिख लेंगे। U2 जो हमारी होगी वो इसके बीच की पोटेंशियल होगी K Q1 Q2 बाई R, ठीक। जब तीसरा चार्ज लाएंगे Q3 के लिए क्या करेंगे, ये ए यानी जब इसको लाएं तो इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों की वजह से हमको वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें जो U3 आएगा उसमें दो टर्म्स आएंगे, एक टर्म प्लस दूसरा टर्म,
पहले इस तरह से Q1 Q3/A, दूसरा Q2 Q3/A, ठीक है ना। फिर सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहां तक बात क्लियर। तो इस तरह से हम एक सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। अगर हमसे बोलते हैं इसमें और किस तरह के सवाल बन सकते हैं, वो हम ध्यान दें। देखिए एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जिस पर्टिकुलर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, जिस बोर्ड से भी हैं, उसके पेपर का पैटर्न दूसरे बोर्ड से डिफरेंट होता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न की बात करें तो यूपी बोर्ड से काफी डिफरेंट होता है। इसमें क्वेश्चंस का लेवल हाई होता है, तो आप हाई लेवल से क्वेश्चन की तैयारी करें, ठीक है ना। जैसे मान लो हमसे बोल दिया जाए दो चार्जेस रखे हुए, इस सिंपल क्वेश्चन की अगर बात करें, मान लो ये क्यू इनको ए डिस्टेंस हमने छोड़ दिया, ठीक है ना। मान लो इसको फिक्स रखा और इसको छोड़ दिया, इसको अगर छोड़ दिया तो बोलो कि यहाँ से ये 2a डिस्टेंस पर जब था, तो बताओ इसकी यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर रखने। तो एक छोटा सा क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन से किस तरह से सकता है, यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, KQ²/A, ठीक है ना। इस पोटेंशियल एनर्जी ने दो काम किए, एक तो जब यहाँ पर आ गया चार्ज, ये वाला चार्ज यहाँ पर आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी KQ² डिस्टेंस अब कितनी होगी 2a, और इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी 12 mv²। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके यहाँ पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बात क्लियर रहता है। और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, बोल दिया जाएगा मान लो एक ये 3 चार्ज सिस्टम था, एक ये A, ठीक है ना, Q, इसको हमने तीनों को रिलीज कर दिया, और इस तरह से रिलीज किया कि ये 2a साइड का एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो बताओ जब ये 2a साइड के ट्रायंगल पर हमारे चार्जेस पहुंच गए होंगे, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो इसमें भी सिंपल क्या करना है, यहाँ की एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी प्लस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। इसी तरह का क्वेश्चन मैंने चैलेंज ऑफ द डे में दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि इसको यहाँ से हमने जिस एक फोर्स से यहाँ से यहाँ तक ले गए, उसमें चार्जेस दूसरे दिए मैंने, तो जब इन चार्जेस को यहाँ से यहाँ तक ले गए हैं, तो उसमें जो किया गया वर्क डन है वो क्या है। तो अब उस क्वेश्चन में अपने को सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी बाहर वाले में। क्यों, क्योंकि जब हमने उसको एक्सटर्नल वर्क किया है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, तो जो बाद वाली पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको पहले वाली एनर्जी से माइनस कर देंगे, ताकि हमारा जो नेट वर्क डन होगा वो हमारा निकल आएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। अगली चीज क्या आएगी हमारे इसी में, अगर बात कर दिया जाए, एक आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है, सॉरी एक क्यूब है, इस क्यूब के हर वर्टेक्स पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। आपको करना क्या है, बोल दिया जाए कि बताओ इसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो इसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालना काफी एक लंबा प्रोसेस है, आपके 2 से 3 पेज भर जाए हो सकता है, ठीक है ना। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आप एक चार्ज की नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालें, एक चार्ज की नेट पोटेंशियल एनर्जी सारे चार्जेस की वजह से, इसको आपको कैलकुलेट करना है। मान लो U1 आई और उसमें n/2 का मल्टीप्लाई करा दे, जहां पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं 8, तो 8/2 इंटू U1, इस तरह से आपको करना है। मतलब एक चार्ज की निकाल ली, जो नेट आएगी वो आएगी n/2 U1, और ये हमेशा सिमेट्रिक बॉडीज के लिए लागू होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। एक सिमेट्रिक बॉडी ली, इसके लिए U1 निकाला और उसका n/2 मल्टीप्लाई करा दिया, n नंबर ऑफ चार्जेस होता है, ठीक है ना। इसकी कैसे निकालेंगे, इसकी जो निकालेंगे बाकी 7 चार्जेस जो बचे हैं उनकी वजह से नेट पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, ठीक है ना। सबकी डिस्टेंस नापना पड़ेगा, जो हमारे कॉर्नर्स पे होंगे, अपोजिट कॉर्नर्स पे उनके √3 डिस्टेंस होगी, फेसेस पे होंगे उसमें √2a वाली डिस्टेंस होगी, जो सामने एक ही लाइन पर होंगे उसमें a डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। अगली चीज क्या है इसमें, पोटेंशियल की बात होगी। अब बात आती है पोटेंशियल पे। देखो एक सीरीज से आपको चीजें प्रिपेयर रखनी। एक हमारा जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। उसी तरह से पढ़ा, फिर हमने पोटेंशियल जी, अब पढ़ेंगे पोटेंशियल, ठीक है ना। तो पोटेंशियल क्या होता है हमारा, सिंपल V इज इक्वल टू U/Q0। जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं E इज इक्वल टू F/Q0, उसी तरह से V हम लिखते हैं U/Q0। ठीक, इसमें क्या याद रखना है हमको, देखो ध्यान से। सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, r डिस्टेंस पे q की वजह से पोटेंशियल आएगा, जो हमारा आएगा KQ/R। ठीक, ये आ गया हमारा। एक चीज ध्यान रखना, ये जो पोटेंशियल है हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसके लिए ज्यादा झमेला में करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इनको, मान लो एक सिस्टम दिया गया है, तो उस पूरे सिस्टम में हमें वेक्टर की तरह नहीं जोड़ना पोटेंशियल को। मान लो 4 चार्जेस दिए गए हैं स्क्वायर के फेस पे, हमसे बोलते हैं नेट पोटेंशियल ऑन द 4th चार्ज, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, इसकी वजह से निकालेंगे और इसकी वजह से निकालेंगे। तीनों को डायरेक्टली जोड़ देंगे, वेक्टर की तरह नहीं जोड़ना, डायरेक्ट जोड़ देंगे। 1 2 + 3 1 + 2 + 3 डायरेक्ट जोड़ना है हमको। ठीक, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगली चीज की यूनिट हमारी वोल्ट होती है। ठीक,
अब हम इसमें अगली चीज क्या देखते हैं, हमारा जो मान लो एक रिंग दी हुई है, ठीक है ना, एक रिंग दी हुई है, रिंग की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। उसमें याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 आया था, बट जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे नेट चार्ज मान लो टोटल है हमारा Q पूरी रिंग पे, पूरी रिंग पे चार्ज Q है, मान रेडियस R है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, V इक्वल टू KQ बाई R, क्योंकि पूरे जो पूरा का पूरा चार्ज Q है उसकी नेट डिस्टेंस पूरी कितनी है R, KQ बाई R। बात क्लियर। बात करें अगर हम कि एक हमारे पास एक रॉड है, एक रॉड से a डिस्टेंस पे मान लो हमें पोटेंशियल निकालना है लैम्डा कूलम पर मीटर, तो करने का तरीका क्या है, करने का तरीका सिंपल क्या है, यहाँ से x पे जाके dx का एक एलिमेंट लेंगे, इस dx के एलिमेंट की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे और उसको कहां से कहां तक, a से लेके, मान लो इसकी लेंथ आई थी, a से लेके a प्लस l तक इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, अगर हम बात करें एक सेमी सर्कुलर रिंग की, मान लो इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालना है, Q टोटल चार्ज है, आपको लैम्डा के फॉर्म में दे सकता है, मान लो इस पर लैम्डा मान लिया, तो लैम्डा है तो इसमें Q की वैल्यू टोटल क्या आएगी, Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू पाई आर, लैम्डा इनटू पाई आर। ठीक, तो टोटल इसमें जो पोटेंशियल आएगा सेंटर पे वो क्या लिखेंगे, KQ बाई R, क्योंकि टोटल चार्ज की डिस्टेंस कितनी है R, बट Q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा पाई R अपॉन डिस्टेंस कितनी है R, K लैम्डा पाई, इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर आता है, तो ये बात हो गई हमारी पोटेंशियल की। अब इसके आगे बात करते हैं अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो क्या होती है, देखो ध्यान से, जगह बना लो थोड़ी सी। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हम क्या देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। ये आपके तीन टाइप के होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आपके तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा स्फेरिकल, ठीक है ना, दूसरा होता है हमारा सिलिंड्रिकल, और तीसरा होता है हमारा प्लेनर। ठीक, स्फेरिकल हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कब बनता है, जब हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज लेंगे तो इसके चारों तरफ जो सरफेसेस होंगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी। एक सिलिंड्रिकल कब बनेगा, जब एक रॉड लेंगे, एक लेंथ हमारी रॉड ले ली हमने, उसके चारों तरफ जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो हमारी सिलेंडर के फॉर्म में बनेगी, ठीक है ना। और एक प्लेनर कब बनेगी, जब चार्ज हमारा इन्फिनिटी पे होगा, जब इन्फिनिटी पे होगा तो वहां से जो फील्ड लाइंस आ रही होंगी वो हमारा एक प्लेनर हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, ठीक है ना। सेम तरीका पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं वेव फॉर्म, हम लोग जो ऑप्टिक्स का रिवीजन करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है ना, उसमें बनता है प्लेनर वेव फॉर्म कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अगली चीज हमें याद रखनी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा प्लेन के सरफेस होती है, सॉरी परपेंडिकुलर होती हैं, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। अगली चीज क्या याद रखें कि अगर हम किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ले जाएं तो उसमें जो किया गया वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी नॉट या डेल्टा वी, तो वो हमारा जीरो होगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा वी उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जीरो होगा, एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दूसरे पॉइंट पे जो पोटेंशियल सेम होगा, डेल्टा वी की वैल्यू जीरो आएगी, वर्क डन हमारा कितना आएगा, जीरो। तो एक चार्ज को किसी एक ही सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन हमारा जीरो होता है। ऑल क्लियर। ठीक, अगली चीज में क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अब इसमें अगली चीज आती है मेरी डाइपोल। आपको एक एक पॉइंट सीरियल वाइज याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिले। देखो ध्यान से, डाइपोल, डाइपोल हमारा क्या होता है, हमारे दो कोई भी अपोजिट पोल्स हो, मान लो एक ये पोल है प्लस क्यू, एक ये हमारा चार्ज है माइनस क्यू, दोनों एक डिस्टेंस r 12 पे मान लो रखे हुए, r पे मान लो रखे हुए, आपकी बुक में शायद 12 दिया होगा तो आप 12 मान लो, ठीक है ना। तो जो डाइपोल मोमेंट लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट को हम पीस दिखाते हैं, ये क्या होता है हमारा कोई भी एक चार्ज इनटू इनके बीच की डिस्टेंस 12। अगर आपको डाइपोल इस तरह से दिया गया प्लस क्यू माइनस क्यू r, तो आप डाइपोल मोमेंट क्या लिखेंगे, q इंटू r। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक भाई। तो डाइपोल होता क्या बेसिकली, प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर हमारा बना होता है। ठीक, अगली चीज क्या है इसमें, देखो ध्यान से, जस्ट अ मिनट, सॉरी। तो अपन बात कर लेते हैं, हाँ, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12। ठीक, अब देखो डाइपोल में क्या बात करते हैं, देखो ध्यान से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो इसमें दो चीजें बात करते हैं। एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस, मान लीजिए प्लस माइनस क्यू, ये हमारा प्लस क्यू, इसकी एक्सिस पे जो डाइपोल होता है उसका फॉर्मूला होता है Kp बाई, सॉरी 2Kp बाई r क्यूब। यहाँ पे P क्या है हमारा डाइपोल मोमेंट, ठीक, K हमारा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक,
अगली चीज, अगर हम बात करें इसके सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मान लीजिए माइनस क्यू हमारा प्लस क्यू, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ कहीं पर होगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला हमारा आता है kp/r³। इसमें था 2kp/r³, इसमें आएगा kp/r³। अगर हम किसी आर्बिट्री पॉइंट की बात करें, मान लीजिए माइनस क्यू, ये हमारा प्लस क्यू, तो एक आर्बिट्री पॉइंट जो कि यहाँ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा होगा, इस आर्बिट्री पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम मान लीजिए प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरह से ले लो, तो सॉरी माइनस ही रखते हैं, हाँ, तो इसकी डायरेक्शन, एक चीज ध्यान रखना, जो डाइपोल मूवमेंट होता है p, उसकी डायरेक्शन हमेशा, डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब इसमें p की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ को, इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, एक ये हमारा जो कि होगा p cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर जो कि हमारा होगा p sin थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसकी वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, और इसकी वजह से हम एक्सियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी ये, ठीक है, अपोजिट होती है इसके, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें क्या आएगी, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 2kp sin थीटा बाई r³, सॉरी 2 नहीं, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, और इसके लिए लगाएंगे एक्सियल वाला ये वाला फॉर्मूला, यानी 2kp cos थीटा बाई r³, ठीक है ना। अब दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों 90 डिग्री पर होंगे, दोनों को √a² + b² से जोड़ देंगे। यहां तक चेक क्लियर पूरी। अब इसमें हम आगे देखो क्या करने वाले हैं, डाइपोल पे इतनी बात क्लियर। अब हम बात करेंगे इसमें टॉपिक का लास्ट सेगमेंट जो हमारा है टॉर्क ऑन द टॉर्क एंड वर्क। देखते हैं क्या होता है हमारा। जब मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल रख दिया, तो मान लो इस तरह से कुछ रखा हुआ है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो माइनस प्लस क्यू पे जो हमारा फोर्स लगेगा इस तरफ को, और माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा इस तरफ को, तो ये डाइपोल घुमाना चाहेगा। तो जो टॉर्क आता है उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट p, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्रॉस e, यानी डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू p क्रॉस e या pe sin थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, p क्रॉस e आपको याद रखना है, ठीक भाई। अगली चीज क्या है इसमें, देखो ध्यान से। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल के लिए मान लीजिए हमारा डाइपोल रखा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो कुछ u है, तो u का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, -pe cos थीटा। ये भी आपको याद रखना है। टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले आपको सिर्फ याद रखने हैं, ठीक है ना। कभी कभी सवाल बन सकता है इस पे। बाकी आपको अच्छे से क्या याद रखना है, देखो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कोई भी आपको सिस्टम दिया हुआ है, मान लो एक ही सिस्टम दिया हुआ है, एक ये हमारा वायर था, एक ये हमारा वायर था, ये इधर इनफाइनाइट तक गया, ये इधर इनफाइनाइट तक गया, यहाँ से ए डिस्टेंस और यहाँ से ए डिस्टेंस, मान लो ये भी ए है ये भी है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखो, एक ये वायर है जो कि सेमी इनफाइनाइट वायर है, और सॉरी सेमी इनफाइनाइट नहीं, यहाँ से निश्चित डिस्टेंस, यानी ये एंगल आपका कुछ आएगा 45, क्योंकि ये ए है, और इधर की तरफ एंगल बना होगा 90, यानी आपका जो ई हॉरिजॉन्टल और ई वर्टिकल दो फॉर्मूले आए थे, तो θ1 की वैल्यू उसमें 90 रख देना और θ2 की वैल्यू 45 रख देना। सिमिलरली ई वर्टिकल निकालोगे, फिर इस वाले वायर के लिए ई हॉरिजॉन्टल और ई वर्टिकल निकालोगे, फिर उसको वेक्टोरली जोड़ दोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें किसी भी सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल किस तरह से करना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वेक्टोरली जोड़ देंगे, अगर पोटेंशियल है तो उसको स्केलर की तरह जोड़ देंगे। और क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों तक कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन हो गया है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 जिसमें हम लोग गॉस लॉ और हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, एरिया वेक्टर, ये चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये आपका एक चीज ध्यान रखना कि ये जो भी सीरीज चल रही है, ये वाली सीरीज सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। इस बेसिकली सिलेबस को ही मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि आप केवल इसे सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड वाले ही सीख सकते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा इससे कम होता है, तो उसमें एक्सटर्नल चीजें ऐड नहीं होती और उसमें जो प्रॉब्लम्स का लेवल होता है वो इतना हाई नहीं होता है, ठीक है ना। और सबसे अच्छा लेवल तो आप सीबीएसई बोर्ड में ही होता है। तो सीबीएसई बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करें, और आईएससी बोर्ड वालों के लिए ये मेरी सलाह है कि वो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ध्यान दें। क्वेश्चंस उतना प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सीबीएसई बोर्ड वाले जो क्वेश्चंस है उसको ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस का लेवल काफी हाई होता है और क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते हैं, ठीक। तो चलो, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और कोई प्रॉब्लम हुई हो अगर पूरे टॉपिक में उसको कमेंट में पूछ देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।